स्टार्ट कर देते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को देखने से पहले देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कंट्रोल से यहाँ पे क्या मतलब है। तो कंट्रोल से ये मतलब है कि जितनी भी आप एक्टिविटी करते हो, जैसे कि आप चल रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, पढ़ रहे हो, और जैसे कि आपका कहीं पे भी जैसे कोई गर्म जगह वहाँ पे हाथ पड़ गया तो एक हाथ अट जाता है, और मतलब ये सारी चीज़ जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में वो कैसे कंट्रोल्ड है, वो कहाँ से कंट्रोल्ड है, उनका कंट्रोल कहाँ से आ रहा है, उस कंट्रोल की बात हो रही है। और कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन की बात समझ में आती है क्या, कि जैसे कि आपको जैसे टीचर ने कोई टास्क दे दिया और वो आपके 4-5 बच्चों के ग्रुप को दे दिया, तो उन्होंने बोल दिया, आपको सिर्फ बताया वो टास्क और बाकी आपसे बोल दिया कि अब आपस में आप कोऑर्डिनेट कर लेना। कोऑर्डिनेट कर लेना मतलब अब आपस में आपसी में बता के चीज़ों को एक दूसरे को बता के और वो टास्क कंप्लीट कर लेना। मतलब कोऑर्डिनेट करने का मतलब ये हुआ कि हेल्प लेने के बाद, हेल्प लेके एक दूसरे की हेल्प से उस टास्क को कंप्लीट करना होगा, कोऑर्डिनेट करना यही हो गया। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन अपने बॉडी में भी होता है। जैसे कि कोई भी टास्क है तो उसको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पास हो एक जगह से दूसरी जगह ताकि वो टास्क कंप्लीट हो पाए। तो बॉडी में भी यही सिस्टम रहता है, जैसा कि आपको क्लास में यदि कोई टास्क दिया गया उसके लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए बोला गया, ऐसा बॉडी में भी सिस्टम रहता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ह्यूमन बॉडी में। एक तो होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि जो नर्व से रिलेटेड होगी, क्या नर्व क्या होती है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं अपने शरीर में, एंडोक्राइन वो उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम कुछ हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स मतलब हार्मोन्स भी केमिकल हुआ, तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनसे रिलेटेड होता है और वो कैसे वर्क करते हैं वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टिमुलाई। ये क्या होता है? स्टिमुलाई होता है कि आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है जिसके लिए आप रेस्पॉन्ड करोगे वो होगा स्टिमुलाई। जैसे कि बाहर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर राइज हो गया, जैसे कि गर्मियाँ चल रही थी ना, अभी गर्मियाँ निकल गई, तो गर्मियों में टेम्परेचर राइज हुआ तो आपने वो सेंस किया ना, तो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती है। अब आप कहोगे कि कैसे एक्ट करती है, आपकी बॉडी को बच्चों फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो होते हैं वार्म ब्लडेड और उनकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है फिक्स, इसीलिए उसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहें। यदि वो सेपरेट रहेंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी और ज़्यादा एनर्जी होगी तो अपन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। तो इसीलिए जैसे भी एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आया तो अपनी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करती है। तो इस टाइम लाइक क्या हो गया, चेंज इन द एनवायरनमेंट, जो भी चेंज आया वो स्टिमुलाई हो गया अपने लिए। फिर कोऑर्डिनेशन तो मैंने बता दिया, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन इन सिस्टमेटिक मैनर टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे कि टेम्परेचर राइज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करना है। तो रेस्पॉन्ड करने के लिए जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को पास करना, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी होता है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब जो बॉडी होती है बच्चों अपनी, उसके जो पार्ट है, उसका जो मेन जो पार्ट होते हैं वो दो होते हैं। जो कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं वो अपने होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि मेन कंट्रोलिंग का पार्ट है उसमें आता है अपना ब्रेन, नंबर 1 पे ब्रेन, फिर नंबर 2 है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पार्ट होते हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मतलब ये बिल्कुल सेंटर में है। मतलब यहीं से जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आपको कुछ चीज़ें सोचनी है तो कहाँ से सोचोगे, इस ब्रेन से। जैसे कि आपका हार्ड वर्क करता रहता है बच्चों, हार्ड वर्क करता रहता है, ऐसा तो नहीं है कि आप सो गए तो हार्ड सो गए, यदि वो सो गया तो ज़िंदगी भर हमेशा के लिए सुला देगा, ऐसा ही है ना। इसीलिए उसको तो काम करना ही करना है। तो ये भी कौन कंट्रोल करता है, ये भी आपका माइंड कंट्रोल करता है। माइंड नहीं है खतरनाक चीज़ है माइंड। माइंड क्या करता है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। और जैसे कि आपने खाना खाया उसका डाइजेशन, अब आप थोड़ी सोचते हो कि आप मैं डाइजेशन कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ना। डाइजेशन अपने आप होता है, तो वो भी कैसे कंट्रोल है, इस माइंड से कंट्रोल है। फिर दूसरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको ये परफॉर्म करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, जो घटनाएं अचानक घट जाती हैं। अचानक क्या घट जाती हैं घटनाएं, जैसे कि आपने अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि किसी हॉट सरफेस पर हाथ रख दिया आपने तो हाथ वहाँ से अपने आप हट जाएगा ना। तो ये इस वजह से इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, सोचने समझने का टाइम नहीं होता वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ गर्म चीज़ पड़ गया फिर आप सोचिएगा अरे अरे हाथ में दर्द हो रहा है मैं हाथ हटा लेता हूँ, ऐसा नहीं। हाथ लगा तुरंत हटेगा वहाँ से। तो ये चीज़ें हो गई रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर आता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ये तो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है, कौन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला गया। अब कुछ सिस्टम ऐसे भी तो होना चाहिए जो इनकी हेल्प करेंगे, जो इनकी हेल्प करने वाले होंगे, जैसे कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम उनको बोले क्रेडियल, इसमें आता है क्रेडियल नर्व्स आती है एंड स्पाइनल नर्व्स आती है। क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगी उनको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स।
ठीक है। क्रेनियल नर्व डायरेक्ट कनेक्टेड है ब्रेन से, यानी कि जैसे कोई आपने सेंस ऑर्गन, जैसे कि आपके फेस पे जितने भी नर्व्स होती हैं वो होती हैं क्रेनियल नर्व। ये क्या करती हैं, एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलाई आएगा, मतलब जो भी चेंजेज आएंगे उनको डायरेक्टली ये रिसीव करती हैं और ये इन्फॉर्मेशन देती है ब्रेन को, उसके अकॉर्डिंग ब्रेन एक्ट करता है। जैसे कि एनवायरमेंट में कोई भी आपको स्मेल आई, कोई भी स्मेल सुनाई दी, तो स्मेल एक तरह से क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास और आपको पता चल जाएगी इस तरह की स्मेल आई। तो ये क्रेनियल नर्व्स इनकी हेल्प कर रही है, मतलब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या है, सपोर्ट सिस्टम हो गया। क्योंकि यहाँ से इन्फॉर्मेशन यदि लेके नहीं जाएंगे तो ब्रेन कैसे पता लगा पाएगा, ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि कोई इन्फॉर्मेशन आई है। तो क्रेनियल नर्व्स हेल्प करती हैं ब्रेन की। फिर जो नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, स्पाइनल कॉर्ड किसको कंट्रोल करता है, कैसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो वो जो एक्टिविटी होती है स्पाइनल कॉर्ड के लिए वो होती हैं अचानक जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे और सर्विस पर हाथ वाला मैंने एग्जांपल दिया था। तो वो जो अचानक हो रही है उनके लिए भी तो सेंस ऑर्गन्स को इन्फॉर्मेशन लेके आनी पड़ेगी। हाथ लगा तो पता लगना चाहिए ना कि और सर्विस में हाथ लगा, तो उनको इन्फॉर्मेशन को लेके कौन आएगा, स्पाइनल नर्व्स लेके आएंगे। और स्पाइनल नर्व्स इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर देगा, मतलब हाथ को उस जगह से हटा देगा। इस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम में होते हैं उसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर मतलब जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। रिसेप्टर आर स्पेशल टिप्स टू नर्व फाइबर डेट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व। यानी कि रिसेप्टर्स क्या होंगे, जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे एनवायरनमेंट से। तो उसमें रिसेप्टर कई टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है होनो रिसेप्टर, यानी कि जो ईयर में प्रेजेंट होते हैं। आप प्रेजेंट हो गए, ईयर में प्रेजेंट हो गए, मतलब कान में कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंची तो वो किसके पास पहुंचेगी, होनो रिसेप्टर के। तो होनो रिसेप्टर नाम से पता चलता है जो इनर ईयर में प्रेजेंट है, मतलब ये इनका काम क्या होगा, हियरिंग एंड बैलेंसिंग का काम होता है इनका। ठीक है। फिर होते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड है, तो लाइट से रिलेटेड रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, आई में होंगे, आँख में होंगे, सीधी बात है। इनका क्या फंक्शन होगा, चीज़ों को देखने का फंक्शन होगा इसको। ठीक है। फिर आते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर स्किन में प्रेजेंट है और थर्म मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो ये टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, टेम्परेचर वाले चीज़ों को ये सेंस करेंगे। ओके। फिर आएंगे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री मतलब ये प्रेजेंट होंगे नोज में। नोज में प्रेजेंट होने का मतलब हमने आ रहा है ऑल फैक्ट्री, मतलब ये किससे रिलेटेड होते हैं, स्मेल से। जो भी स्मेल होगे उसको ये सेंस करेंगे। फिर आते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, टंग में। ये किसको ये किस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम की जो अभी बात कर रहे थे तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, स्पेशल टिश्यू से, जिनको बोला जाता है नर्वस टिश्यू। तो जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिला हुआ है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। और नर्वस टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो मतलब ये किसी सेल से मिलकर बने होंगे, उन्हीं को बोला जाता है बच्चों न्यूरॉन। नर्व सेल को बोला जाता है न्यूरॉन। और नर्व सेल जब कलेक्ट हो जाती हैं तो बनाती है नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू जो मिलकर बनाते हैं वो बनाते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है। और जो नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्वस सेल्स होते हैं, वही मेनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, उनको उनके प्रॉपर जगह तक पहुंचाना, और या प्रॉपर जगह मतलब या तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएंगे या तो ब्रेन तक पहुंचाएंगे, वो डिपेंड करता है किस टाइप का सिग्नल है, उनको वहाँ पर पहुंचाना। फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन को वापस लेके आना, और वापस जैसे कि अभी आप बार बार वो वाला एग्जांपल नहीं दे रहा मैं, टेम्परेचर वाला। अभी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कोई कील पड़ी हुई थी, कुछ भी था वहाँ पे, कोई ऐसी सरफेस थी, शार्प सरफेस थी, और उस पर आपका हाथ लग गया वो दर्द हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे इस जगह से। तो वो कौन लेके जाएगा, नर्व्स लेके जाएंगे। और नर्व्स किससे मिलकर बनी हुई है, नर्वस टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बने होंगे, नर्वस सेल से, जिनको बोला जाता है न्यूरॉन्स। नर्व सेल होती है उन्हीं को न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे, ये नर्व से इन्फॉर्मेशन को लेके और पर्टिकुलर जगह पे जाके वहाँ से इन्होंने एक्शन कर, मतलब यहाँ से इन्फॉर्मेशन रिसीव करी कि अब इस जगह से हाथ हटाना है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन वापस इनके पास आएगी। और जो मसल्स होंगी वो एक्ट कौन करता है, मसल्स ही करती है ना। लास्ट में जिनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो क्या, मसल्स है। जैसे आपका हाथ रख दिया था ना वहाँ पे, तो हाथ को हटाना पड़ेगा, मतलब मसल्स एक्ट करेंगे यहाँ पे। तो फाइनली इनको एक्ट करना है मसल्स को। तो सबसे पहले यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई, उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंची, फिर इसके बाद इन्फॉर्मेशन दूसरी इसमें आ गई। तो यहाँ पर तीन तरह की चीज़ें आपको दिख रही होंगी। क्या दिख रही है, सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से पहुँची, जहाँ तक इनको पहुँचना वहाँ तक पहुँची। फिर इन्फॉर्मेशन इसने इस बार जहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँची, जिस पार्ट तक पहुँची, उस पार्ट ने ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी इस वाली नर्व को, और फाइनली उस मसल ने एक्ट कर दिया। इन तीनों टाइप के न्यूरॉन्स का अलग अलग नाम होता है, वो मैं अभी आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या हुआ है, एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और आगे पास ऑन कर देते हैं। तो इनकी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सेल की, वो क्या होगी, नर्वस सिस्टम की, वो होती है बच्चों न्यूरॉन्स, यानी कि नर्व सेल, इनको बोला जाता है न्यूरॉन। और न्यूरॉन कैसे होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। और ये कैसे मिलकर बनी होती है, देखो
ये अपनी न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कुछ ऐसा होता है। न्यूरॉन में देखो ये जो दिख रहा है ना आपको पार्ट, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इनके पास जाती है डेंड्राइट्स की, और डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं सेल बॉडी को। और सेल बॉडी में देखो क्या है, ये पीला पीला, ये पीली पीली साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में, और ये न्यूक्लियस हो गया इसका। और फिर इन्फॉर्मेशन इस लंबी सी डंडी से पास होती है जिसका नाम है एक्सॉन। कौन सा? एक्सॉन। और फिर ये लास्ट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लास्ट में जो इनको बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपके डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, एंड डेंड्राइट ने जिस भी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन इसको मिली उस फॉर्म में रिसीव करी। फिर ये इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देता है अंदर जाके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देगा इस इन्फॉर्मेशन को। फिर ये इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुँच जाएगी। अब देखो इस नर्व एंडिंग के बाद पीछे दूसरा डेंड्राइट होगा, जैसे ये डेंड्राइट था वैसे पीछे भी डेंड्राइट होगा। तो यहाँ पे गैप आ गया ना, ये गैप आ गया, इस गैप को पार करना पड़ेगा इस इन्फॉर्मेशन को, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में तो ये पार कर नहीं सकता। तो यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, और ये केमिकल इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से और इस वाले डेंड्राइट तक पहुँचाते हैं। केमिकल, ये इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल सिग्नल्स में चेंज हुए, फिर वापस डेंड्राइट्स को इन्फॉर्मेशन मिल गई, वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होंगे, आगे पास ऑन होंगे, फिर नर्व एंडिंग के जाके वापस केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वापस ऐसे करके प्रोसेस चलता रहेगा, और जहाँ तक इनको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी वहाँ तक पहुँचा देंगे। समझना है? अब देखो दो न्यूरॉन्स के बीच में ये गैप आ गया ना, ये गैप आ गया, उसी को पार करने के लिए तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थे वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुए, इसी गैप को बोला जाता है SYNAP, सिनेप्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखो एक्सॉन आपको दिख रहा होगा, कुछ सीट से ढका हुआ है यहाँ पे, एक्सॉन किसी सीट से कवर्ड है, इनको बोला जाता है माइलिन सीट इनको बोला जाता है। ये क्या करती है, इसकी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन करती हैं, एनवायरनमेंट से इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, इनके आसपास जो एनवायरनमेंट होगा ना उससे इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। न्यूरॉन के, अभी मैं बताने वाला था न्यूरॉन के टाइप होते हैं, तो अभी मैंने जो डायग्राम बताया था उसके पास जाते हैं, वो क्या डायग्राम था, जो हल्का हल्का नूर है। डायग्राम तो हटा दिया मैंने, लग रहा है ठीक है क्या? ठीक है, मैंने बताया था ना एक डायग्राम ऐसे करके, यहाँ से जैसे कि ये कोई आपकी मसल है और उसका पिन पे हाथ पड़ गया, पिन पे, तो सबसे पहले तो इस इन्फॉर्मेशन को ले जाना पड़ेगा, फिर उसकी पर्टिकुलर जगह तक, यहाँ तो ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी ब्रेन के पास, यहाँ तो पहुँचेगी स्पाइनल कॉर्ड के पास, क्योंकि वो दोनों ही होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन वापस आएगी और हाथ हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इन न्यूरॉन्स ने इस इन्फॉर्मेशन को सेंस किया, तो इस वाले न्यूरॉन को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन मतलब जो सेंस करके इन्फॉर्मेशन को ले जा रहे हैं वो सेंसरी न्यूरॉन। फिर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन पे। मोटर न्यूरॉन वो होंगे जो इन्फॉर्मेशन को ले जाएंगे और फाइनली एक्ट कराएंगे। तो इन दोनों के बीच में कनेक्ट करने के लिए, मतलब सेंसरी न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन को पहुँचाने के लिए बीच में जो न्यूरॉन होते हैं उनको बोलते हैं रिले न्यूरॉन। तो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन ने कलेक्ट करी, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंची। पर्टिकुलर जगह क्या होगी, या तो स्पाइनल कॉर्ड होगी या ब्रेन होगी। फिर वहाँ पर रिले न्यूरॉन थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर दिया मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे और मसल्स करेंगी एक्ट, मतलब हाथ वहाँ पे हटेगा। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके दिमाग में, आना भी चाहिए कि मसल एक्चुअली में एक्ट करती कैसे, ऐसा क्या होता है इनके पास मसल्स का। तो मसल्स के पास कुछ होती है कुछ प्रोटीन होती हैं, एक्टिन और मायोसिन जिनका नाम होता है एक्टिन एंड मायोसिन। ये क्या करती हैं अपने एक्टिन और मायोसिन ये करती हैं कि उनमें मसल्स में कुछ चेंजेस ला देती हैं, मसल्स में उसकी शेप में थोड़ी सी चेंजेस ला देती हैं, और शेप में चेंज होने के लिए वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो जाता है। जैसे हाथ हटाना है तो हाथ हट जाएगा वहाँ से अपने आप। कैसे? क्योंकि माइलिन, एक्टिन एंड मायोसिन दो प्रोटीन होती हैं, वो हेल्प करती है उसकी शेप चेंज करने में मसल की, और शेप चेंज होती है वहाँ से हाथ हट जाएगा। अब देखो एक चीज़ और है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। नाम से समझ में नहीं आ रहा क्या, न्यूरो और मस्कुलर। तो न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसी को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो अभी मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन को केमिकल इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, तो दो जगह होती है ये काम, दो जगह होता है। एक तो होता है नर्व एंडिंग पे भी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में चेंज होता है, और एक होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे भी, मतलब जहाँ पे नर्व्स खत्म हो रही हैं अब और मसल स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे भी सिग्नल चेंज होते जाते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है। तो दो जगह ये चेंजेस आते हैं।
अब देखो नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होती है मैंने पूरा समझाया था। सबसे पहले डेंड्राइट्स में, फिर सेल बॉडी में क्या क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म में एंड न्यूक्लियस है, फिर जाएगी एक्सॉन में, फिर जाएगी नर्व एंडिंग पे, फिर सिनेप्स में, फिर दूसरी वाली डेंड्राइट्स में चली जाएगी। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम मैंने अभी समझाया था कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट थे, एक तो था ब्रेन और दूसरा पार्ट था स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर आ गया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, फिर आया था पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया क्रेनियल, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में एक हो गया क्रेनियल नर्वस सिस्टम। और क्रेनियल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो कि आपके फेस पे जितनी भी नर्व्स होती है ना, फेस पे नर्व्स होती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। मतलब क्रेनियल नर्व्स का डायरेक्ट रिलेशन फेस से ऐसा नहीं बोलते, पर क्रेनियल नर्व वो होती हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती है उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और इनके कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं अपने पास, 12 पेयर, यानी कि टोटल होती है 24। ठीक है, डायरेक्टली ब्रेन के पास होती है। फिर दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है, उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। पेरिफेरल उसमें होते हैं 31 पेयर। 31 पेयर्स का मतलब टोटल कितनी हो जाएंगी ये 62। ये कहाँ पे होती हैं, जो हेड से ऊपर होती हैं वो तो होती हैं क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। और जो दूसरी फेस से नीचे रहती हैं, हेड से नीचे रहती हैं एक्चुअली में, वो होती हैं स्पाइनल नर्व्स, जिनकी 31 पेयर्स यानी कि टोटल 62 होती हैं। ठीक, बस आपके दो ही याद रखने हैं, थर्ड वाला याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखो इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कनेक्ट वो करता है, जो किसके पास इंफॉर्मेशन जाती है इनवॉलेंट्री की। इनवॉलेंट्री मतलब जो अपनी इच्छा से सिस्टम नहीं चल रहे हैं, जो अपनी अकॉर्डिंग नहीं चलते, मतलब यहाँ पे अपन कुछ कंट्रोल नहीं करते। इनवॉलेंट्री एक्शन आपको पता है, हार्ट बीट कर रहा है, आपसे इन्फॉर्मेशन लेके कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ठीक है, हार्ट बीट कर रहा है। और आपके शरीर में जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, ये सारे जो सिस्टम होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। तो वॉलेंट्री एक्शन क्या हो रहा है, जो आप सोच समझ करते हो, जैसे आप चलते हो, डांस करते हो, डांसिंग, खाते हो, कुछ पीते हो, तो ये अपने अकॉर्डिंग करते हो। आप चाहो तो चलो, नहीं तो बैठ जाओ, ठीक है, चाहो तो डांस करो, नहीं तो मत करो। तो ये आपकी विल पे डिपेंड करता है, उनको बोलते हैं अपन। हाँ, अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन क्या होता है भाई लोगों, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ये, और ये नर्व टिश्यू से मिलके बना हुआ है। और ये बहुत सारा इसका सरफेस एरिया होता है लेस, मतलब बहुत कम स्पेस में ये रखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि हाईली फोल्डेड है, हाईली फोल्डेड है, फोल्डेड कर करके इसके सरफेस एरिया जितना भी था वो एकदम कम कॉम्पैक्ट जगह पे रख दिया है। तो ब्रेन जो कवर होता है, देखो ब्रेन है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको प्रोटेक्ट करके भी रखना पड़ेगा। इसको प्रोटेक्ट करना भी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है ना, अपनी जिम्मेदारी तो नहीं है बट नेचर इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बोनी बॉक्स, बोनी बॉक्स यानी कि हड्डियों का बॉक्स होता है, उसमें ये रखा हुआ है। बोनी बॉक्स के अंदर ये पूरी तरह से सुरक्षित है। और जो बोनी बॉक्स है ना, उसके अंदर होती हैं 3 लेयर्स होती हैं, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए 3 लेयर्स होती हैं। इसका नाम, इन 3 लेयर्स का नाम देखो यहाँ पे लिखा है, ड्यूरामेटर। अरे किधर गई। ये 3 लेयर्स हैं जिनसे प्रोटेक्ट है। ड्यूरामेटर, अरिकनॉइड मैटर, पिया 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 मैटर, ये इन 3 चीज़ों से वो प्रोटेक्टेड होता है। मतलब ये 3 लेयर्स होती हैं जो इनसे प्रोटेक्टेड है। और इनके बीच में भी कुशनिंग का काम करने के लिए, कुछ कुछ है इनके बीच में, उसका नाम क्या है, साइनोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब फ्लूइड भी भरा हुआ है। 3 तो ये हो गई लेयर्स, और इसके बीच में ये फ्लूइड भरा हुआ है जो कि शॉक एब्जर्वर का काम करेगा। बाई चांस गलती से कोई शॉक आया कोई भी और आपके ब्रेन पे, तो ये क्या करेगा, उस शॉक को एब्जर्व कर लेगा, जिसका नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये 3 लेयर से ऐसे प्रोटेक्ट रहता है। ऐसे ही सिर्फ यही प्रोटेक्ट नहीं रहता, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो भी सेम तरह से प्रोटेक्टेड रहती है 3 लेयर से, ये भी प्रोटेक्टेड रहेगी। और साथ में इनके बीच में भी फ्लूइड भरा हुआ है, सेम प्रोटेक्शन इसका भी होता है, बोनी बॉक्स में ये भी रखी रहती है। तो ह्यूमन ब्रेन के यदि डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड एंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, जो इसका, जिसमें क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है, सेरेब्रम से। और जो मिड ब्रेन है उसमें क्या है, थैलेमस हाइपोथैलेमस है। और जबकि हिंड ब्रेन की जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं ये पोन्स मेडुला आंवला गेटा, पोन्स मेडुला आंवला गेटा। ये वाला तो सेरिब्लम, ये नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है बच्चों, ब्रेन का पार्ट नहीं है ये चीज़ याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, क्या क्या वर्क है इसके। तो देखो ये सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, क्या, फोर ब्रेन।
और फोर ब्रेन का क्या पार्ट है, सेरेब्रम। ये अपना फोर ब्रेन हो गया। ये दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो देखते हैं क्या क्या काम होते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अपन ने बात करी थी, बट कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ खाने को देख के वाटरिंग इन द माउथ, खाने को देख के मुँह में पानी आया, तो ये वाला रिफ्लेक्स एक्शन ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल नहीं करती बच्चों, ये अपना ब्रेन ही कन्वर्ट करता है। और कुछ इन्वॉल्टरी एक्शन जैसे कि हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, हृदय धक 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 नहीं करता, लव डब करता है। पिछले चैप्टर में बताया था क्या करता है, नील लव डब करता है, तो इस पर ही मरता है। सो ये क्या होता है, इन सारे एक्शंस को अपन थिंक मतलब सोच समझ के कंट्रोल नहीं करते ना, ये तो बस चल रहे हैं, बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं। हार्ट का बीट करना अपने आप चल रहा है तो चल रहा है, आप कंट्रोल थोड़ी कर रहे हो। तो जैसे कि और क्या रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएंगे, जैसे कि आपके चेहरे पे लाइट पड़ी तेजी से तो पीपल का साइज एकदम बढ़ जाता है। पीपल मतलब पीपल मतलब आई में प्रेजेंट होता है एक होल पीपल होता है, उसका साइज़ कम या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू लाइट। तो ये भी कैसे कंट्रोल होता है, ये भी कैसे कंट्रोल होता है, इसको भी ब्रेन कंट्रोल करता है। इनके बारे में आपको पर सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जितने भी इन्वॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, मेनली मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन से इन्वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल होते हैं। जैसे कि आप चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, साइकिल चला रहे हो, मतलब जहाँ पे भी बैलेंसिंग की बात आ जाएगी ना, बैलेंसिंग की बात आ जाएगी तो बैलेंसिंग का काम करता है सेरेब्लम, सेरेब्रम नहीं सेरेब्लम, सेरेब्रम नहीं सेरेब्लम। और सेरेब्लम क्या है, ये सेरेब्रम पार्ट है हिंड ब्रेन का। हाँ मैंने हटा दिया था क्या वहाँ से, अरे हाँ हाँ हटा दिया था, नहीं नहीं ये इसका ही पार्ट है सेरेब्लम। ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये मैंने आपको बता दिया, बैलेंसिंग का काम करता है। मतलब आपके बॉडी में जितनी बैलेंसिंग है, साइकिल चला रहे हो, खुद चल रहे हो, तो ये सेरेब्लम। तो कोई ड्रिंक कर लेता है ना तो वो सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है सेरेब्लम पे, इसीलिए उसको चलने में प्रॉब्लम आती है, वो अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख पाता। सबसे लार्जेस्ट पार्ट तो हो गया फोर ब्रेन, पता चल ही गया होगा आपको। तो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या हो गया, सेरेब्रम। सेरेब्रम और ब्लम में कन्फ्यूजन मत हो रहे हैं ना, सेरेब्रम मतलब कि फोर ब्रेन का पार्ट है, और जबकि सेरेब्लम ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये बैलेंस वगैरह मेंटेन करता है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो वो जो सोचने समझने की जो सारी चीज़ें होती हैं, सोचते हो समझते हो, थिंकिंग डिसीजन वगैरह लेना, थिंक करके, थिंकिंग राइटिंग, ये सारी जो सोचने समझने की एक्टिविटी होती है इनको कंट्रोल करता है आपका फोर ब्रेन। इतनी वॉलेंट्री एक्टिविटी जैसे कि देखना, सुनना, मसल्स में लेग का मूवमेंट वॉलेंट्री एक्शन हो गया ना, ये सारे कौन कंट्रोल कर रहा है आपका, ये आपका कंट्रोल कर रहा है कि फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। मतलब सोचने समझने की जितनी चीज़ें होती हैं उनका कंट्रोल होता है फोर ब्रेन के पास, ठीक है। और जैसे कि क्या एक्टिविटी हो गई, जैसे कि आपको भूख लगी, भूख लगी तो ये सारी एक्टिविटी भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। नेक्स्ट चलते हैं, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, अभी बताया था। इनको टू हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देते हैं, जिनको सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। तो इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो देखो ये वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है फोर ब्रेन, अपना फोर ब्रेन का क्या पार्ट है, सेरेब्रम। तो और इसके बाद सेंसरी परसेप्शन लाइक टेक्टाइल ऑडिटरी रिसेप्शन, मतलब कुछ सुनना है, कुछ देखना है, ये सारे कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। लर्निंग, मेमोरी, ये सारे इसी से कंट्रोल होते हैं। फिर बात करते हैं अपन हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, ये बेस में स्थित होता है, किसके बेस में, सेरेब्रम के। और ये क्या कंट्रोल करता है, स्लीप एंड वेक साइकिल, मतलब आपके स्लीप साइकिल, कार्डिक रिदमिक समझ रहे हो ना आप, हार्ट का धड़कना थक थक नहीं करता, वो लैपटॉप करता है। और ईटिंग ड्रिंकिंग की जो भी अर्जेज होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जो कि फोर ब्रेन का ही पार्ट है। अब बात करते हैं सेरेब्रम की, और ये सेरेब्रम किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का है, हिंड ब्रेन का, इसका हिंड ब्रेन का, ये इसका पार्ट है। ये कहाँ पे होता है, सेरेब्रम से नीचे होता है। और ये क्या, इसके जो फंक्शन होते हैं वो होता है मेनली बैलेंसिंग का, जितनी बैलेंसिंग वगैरह होती है उनको कंट्रोल करना इसका काम होता है। फिर जो हिंड ब्रेन का एक और पार्ट होता है उसका नाम होता है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, मेडुला। तो हिंड ब्रेन के तीन पार्ट है, मिड ब्रेन के तो कोई पार्ट नहीं, मिड ब्रेन तो मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के एक पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, और थर्ड पार्ट होता है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम क्या मेंटेन कर रहा है, पोस्चर। अब मेडुला का काम देखते हैं, मेडुला क्या करता है। तो मेडुला क्या होता है कि मेडुला, ये पोन्स पोन्स और मेडुला साथ साथ में होते हैं, वो तो होंगे साथ साथ में क्योंकि तीनों किसके पार्ट हैं, ये हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। तो ये क्या कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन, ये कंट्रोल करता है। जैसे कि
ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ये सारे पार्ट ये कौन कन्वर्ट करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल करता है। फिर आती है बात पोन्स की, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है और ये इसका काम क्या होता है, जो लोअर सेरेब्रम है एंड स्पाइनल कॉर्ड है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम होता है। सेरेब्रम किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड तो स्पाइनल कॉर्ड है, वो तो अलग है। तो इनके बीच में ये एक तरह से रिले कम्युनिकेशन का काम करता है और ये क्या होता है, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। किसी को, जैसे रेस्पिरेशन साइकिल, रेस्पिरेशन वगैरह को, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने को, ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन नहीं बोलते, पिछले चैप्टर में समझाया था, रेस्पिरेशन अलग है वो, तो वहीं जाके पता चलेगा जब वो चैप्टर पढ़ो। स्पाइनल, फिर बात आती है स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेशन को और डिफरेंट पार्ट ऑफ मैसेज कंडक्ट करता है। जैसे कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आई उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, रिफ्लेक्सेशन करता है। और कैसे ब्रेन कैसे सुरक्षित रखा हुआ है वो मैंने बता दिया, क्योंकि सबसे पहले होता है स्कल और उसके अंदर होती है 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स का नाम भी बताया था और उनके बीच में भरा होता है ये सेरो स्पाइनल फ्लूइड। और इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड भी सेम टाइप से प्रोटेक्टेड रहती है। फिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं ये भी मैंने समझा दिया था, ये तो मैं बार बार नहीं बता रहा आपको। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, ओके। तो जैसे रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है ना, तो रिफ्लेक्स इन्फॉर्मेशन जिस पाथ से होके ट्रेवल करती है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो वो कैसे हो गए, ये आपको एनसीईआरटी में पहले तो इसका डायग्राम देख लेना। सबसे पहले होगा रिसेप्टर। रिसेप्टर आपका क्या होगा, जैसे कि आपका ये हाथ है, ये होगा रिसेप्टर, ये रिसेप्टर हुआ, ये रिसेप्टर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद इससे क्या होता है, रिसेप्टर के पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंस करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको ये सेंस कर लिया। फिर इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पहुंची जहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पहुँचेगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचेगी ना, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को स्पाइनल कॉर्ड करता है कंट्रोल। और फिर स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन को पास कर देगा किसको, मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन को पास करने के लिए इनके बीच में होते हैं रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन आई उसको मोटर न्यूरॉन तक पास कर, मतलब ये ब्रिज का काम करते हैं। फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँची, मतलब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँची, ये मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे और ये लास्ट में पहुंचा देंगे इस मसल तक, मतलब अपने हैंड तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देंगे। तो मोटर न्यूरॉन यहाँ तक पहुंचा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एन से न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, मतलब यहाँ पे न्यूरॉन एंड हो जाएंगे और मसल स्टार्ट हो जाएगी, तो वो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन हो गए। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन का कन्वर्जन होगा किससे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से केमिकल फॉर्म में कन्वर्जन होगा। ये 2 जगह ही होता है, एक तो साइनस पे, मतलब जो बीच में गैप होता है न्यूरॉन्स के उस वहाँ पर, और एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। इस तरह से ये हो जाएगा। और इस पूरी आर्क को, ये एक तरह से आर्क बन गई ना, देखा जाए तो देखो सेंसरी न्यूरॉन से आर्क ऐसे गई, फिर रिले न्यूरॉन, फिर ऐसे लौट के आई, तो ये सेंसरी न्यूरॉन हो गए। यहाँ पे ये जो बीच में गैप है, मतलब ये रिले न्यूरॉन, ये रिले, उसके बाद इन्फॉर्मेशन वापस आई और ये हो गए सेंसरी, रिले और लास्ट में मोटर न्यूरॉन। इस तरह से इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है, इसी को रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मैंने प्रोडक्शन बताई दिया पहले। अब देखते हैं कि अभी तक जो अपन ने पढ़े थे, अभी तक अपन ने पढ़ा है वो कंट्रोल देखा है नर्वस सिस्टम के थ्रू। दूसरी चीज़ें भी होती हैं बच्चों, दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो कई सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, उनको बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, डक्ट मतलब इनमें कोई पाइप टाइप कुछ नहीं होता। ये जितने मतलब केमिकल्स हार्मोन बनाती हैं उनको डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई कर देती हैं, और वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू सप्लाई नहीं करती, इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। डायरेक्टली इन्होंने जो भी हार्मोन्स बनाए उनको डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई कर देती हैं, और ये भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। अच्छा पहले तो ये बताओ कि इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, जब अपने पास नर्वस सिस्टम है वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, तो इस हार्मोन से कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत पड़ी। ऐसा है बच्चों कि जो नर्व्स होंगी वो हर जगह तो नहीं होती, मतलब अपनी बॉडी में हर जगह, तो बॉडी के हर कॉर्नर हर पार्ट में तो नहीं होंगी, तो कई एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर जगह नर्व्स नहीं हो सकती, हर जगह नर्व्स नहीं पहुंच सकती, और हर जगह नर्व्स काम नहीं कर सकती। तो इसलिए जो दूसरा सिस्टम है अपने बॉडी में कंट्रोलिंग का, वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम मैंने भी बताया। एंडोक्राइन सिस्टम में होता क्या है, कुछ केमिकल यानी कि जो जिनको बोला जाता है हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। वो सारे देखेंगे अपन कि किस किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो सीक्रेट होते हैं स्मॉल अमाउंट में, और जो कहाँ पर सीक्रेट होते हैं स्पेशलाइज टिश्यूज में के थ्रू सीक्रेट होते हैं, जिनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। और ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पे भी इनका काम होगा वहाँ पे ये पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे पहुंच के जो अपना स्पेशल फंक्शन है उसको करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये
अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम के ये सारे पार्ट हैं, तो इनमें से कुछ मैं बता देता हूँ कि क्या क्या कौन सा पार्ट क्या काम करता है, वो आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे कैसे वर्किंग होती है किस पार्ट की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपने सुना होगा कि क्या आपके नमक में आयोडीन है, तो आयोडीन का क्या वर्क होता है। आयोडीन का वर्क ये होता है बच्चों कि आयोडीन जो होता है ज़रूरी होता है किसके लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, कंट्रोल करती है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब आपने यदि खाना खाया और प्रॉपर डाइजेशन उसका नहीं हो रहा या फिर ओवर डाइजेशन हो रहा है, पता चले कि कोई कोई बोलता है ना मैं खाना तो बहुत खाता हूँ बट मेरे शरीर में कोई ग्रोथ दिखती नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे थायराइड में प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इसको थायराइड ग्लैंड की जाँच करा लेनी चाहिए। क्यों करा लेनी चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन खाना चाहिए। यदि आयोडीन नहीं खाओगे तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम होता है गोइटर। इसमें क्या होता है, गले के पास में ऐसी सूजन आ जाती है, गले के पास सूजन आती है, इसी को हो जाता है गोइटर। तो आयोडीन की क्या इंपॉर्टेंस है समझाया। यदि आयोडीन की कमी हो गई नमक में, आपके नमक में आयोडीन नहीं रहा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड की वजह से गोइटर नाम की बीमारी हो सकती है। और थायराइड ग्लैंड क्या कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल करती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी या तो स्लो हो जाएंगी या तो फास्ट हो जाएंगी। आप खाना खा रहे हो, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसी हो गई कि आप डाइजेशन प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा। तो इन सब में कौन हेल्प करता है, ये अपना आयोडीन हेल्प करेगा, किसके लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए। फिर आता है, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसका नाम है डायबिटीज़। डाया 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 बीडी 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 डायबिटीज़। अच्छा, डायबिटीज़ क्या होता है कि आप अपने एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। कौन सा इंसुलिन, ठीक है। ये क्या करता है कि अपने बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। यदि इसको इंसुलिन यदि प्रॉपर अमाउंट में है बॉडी में, तो वो ब्लड शुगर को कम करता रहता है टाइम टू टाइम। बट यदि इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जिनको शुगर हो जाती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने से क्या होगा कि शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाएगा, समझना है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं यदि आप प्रॉपरली, एक टाइम के बाद तो ऐसी डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है। यदि आपकी डाइट वगैरह प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर हेल्दी नहीं रह रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो, तो इंसुलिन की कमी आ जाएगी आपके पास, और इंसुलिन कम हुआ तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और इंसुलिन ये हार्मोन जो इंसुलिन होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये होता है पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज इसको सिक्रेट करती है, ठीक है। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट, तो मैंने बता ही दिया था अभी। फिर होते हैं कई तरह के और भी हार्मोन होते हैं जिनका नाम है, जैसे एड्रीनलिन ग्लैंड जो होती है ना, जो एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रेट करती है। तो फियर एंड फ्लैट, जब भी आपको डर वगैरह लगता है ना, तो क्या होता है, देखो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, थक 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 बढ़ जाती हैं। ऑक्सीजन मतलब ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है, आपने देखा होगा। यदि आपको डर लग रहा है, जैसे डर लगता है तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो डर को कंट्रोल करने का एक बॉडी का मैकेनिज्म है कि आपको डर लगा तो आपको अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि आपका ब्रेन तेज़ी से डर रहा है ना वहाँ पे, तो ऑक्सीजन की इसको प्रॉपर अमाउंट नहीं मिलेगी, तो मतलब उस डर से ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रिनल हार्मोन सिक्रेट करती है। वो क्या करता है, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, रेट ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ा देता है, ताकि आपको प्रॉपर सप्लाई मिल पाए। अब देखो, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई उसने बढ़ा दी, ठीक है, ब्रेन को बढ़ा दी उसने सप्लाई, तो वो अब रिड्यूस कहाँ से कर रहा होगा, वो रिड्यूस कर देता है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम से और स्किन से। इसीलिए ज़्यादा डरना गुस्सा वुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा गुस्सा करते हो, ये करते हो, डरते हो, तो आपकी डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा और स्किन का ग्लो भी चला जाएगा। क्योंकि वो ऑक्सीजन जो भी ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है, वो आपके ब्लड सप्लाई जो होनी चाहिए थी स्किन पे और डाइजेशन सिस्टम में, वो ब्लड सप्लाई को कट करके वो ब्लड सप्लाई को आपको करा रहा है उस डर से ओवरकम कराने के लिए। इसीलिए यदि आप ज़्यादा डरते हो, ज़्यादा गुस्सा करते हो, तो आपकी स्किन का ग्लो खत्म और डाइजेशन सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर एक बात आती है कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है, तो देखो बताता हूँ इसको। फीडबैक मतलब जैसे कि आपकी ब्लड शुगर लेवल है और वो बढ़ गया, तो ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी पेनक्रिया के पास। पेनक्रिया को बताया जाएगा कि भाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है, तो ये क्या करेगा, फिर वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट कर देगा। तो इंसुलिन सिक्रेट किया इसने, तो इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को कम करना है, ठीक है, ये कम हो गया। फिर इसके बाद इन्फॉर्मेशन पहुंची पेनक्रिया के पास कि अब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया, तो आप इंसुलिन सिक्रेट करना कम करो, तो ये कम कर देगा। तो इस तरह से फीडबैक आता है ना, इसके बाद फीडबैक आया ना कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया या कम हो गया, उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। इसी को बोला जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। और भी कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं, और कौन कौन से जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन एक होता है, ग्रोथ हार्मोन, उसको कौन सीक्रेट करता है, उसको करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। यदि ये ज़्यादा अमाउंट में
सीक्रेट हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो जाइंटिज्म हो जाएगा, मतलब उसकी जो वो है हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी किसी पर्सन की, यदि उसमें एक्सेसिव सीक्रेट हो गया इसका पिट्यूटरी ग्लैंड से इस हार्मोन का यदि सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा कि वो जाइंटिज्म यानी कि उसकी हाइट बहुत बढ़ जाएगी। यदि कम सिक्रेशन हुआ तो डार्फिज्म यानी कि हाइट कम रह जाएगी। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट हुआ है यदि उसकी अमाउंट कम हो गई तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन। फिर नेक्स्ट आता है अपना थायराइड ग्लैंड के बारे में तो देख ही लिया था, इंसुलिन के बारे में। फिर आते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये होते हैं मेल में, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं, टेस्टीज होती हैं सिक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टीज होती हैं ये ग्लैंड होती हैं, ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं। अब इनका काम क्या होता है, जितने भी चेंज आते हैं, जितने भी चेंज एक 13-14 साल के बॉयज़ में आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि चेहरे पे दाढ़ी मूंछ धीरे धीरे हल्की हल्की आना स्टार्ट हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है, तो ये और अपना क्या स्पर्म बनने लगता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ही फीमेल में होती हैं ओवरीज, ये दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इनका भी काम सेम होता है, जो भी टीन एज में चेंज आते हैं जैसे कि उनकी आवाज़ पतली हो जाती है, प्यूबिक हेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है, ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनल हार्मोन निकलता है, वो फियर एंड फ्लाइट के सिचुएशन में सीक्रेट होता है और अपने को प्रॉपर अमाउंट में ब्रीथिंग रेट मिल पाए, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए, ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है ये, ताकि डर को ओवरकम कर पाए। फिर एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन का क्या काम है, ये करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अब आपके हार्मोन सिक्रेशन की ज़रूरत है, तो ये क्या करते हैं, एक तरह से इनको स्टिमुलेट करते हैं, इनको स्टिमुलेट करके इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और उससे बोलते हैं कि जाओ अब आपकी ज़रूरत है, तो यह हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है पिट्यूटरी ग्लैंड उस टाइम जब ये इन्फॉर्मेशन इनको पास ऑन कर देते हैं तब, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं ये बताओ आप, तो थैलेमस हाइपोथैलेमस, अभी मैंने कुछ बताया था थैलेमस हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ बताया था, कुछ नहीं बताया सर आपने। तो बच्चों जो अपना ये थैलेमस वाला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस वाला, वो ही रिलीज़ करता है अपना रिलीजिंग हार्मोन, जो कि काम क्या करते हैं, जो कि स्टिमुलेट करने का काम करते हैं किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये सारे हार्मोन की बात हो गई। और क्या बताया था मैंने बच्चों, ये तो बताया थायराइड, थायराइड के बारे में बताया था। और थायराइड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन। थायराइड तो ग्लैंड का नाम है, जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसका नाम है थायरोक्सिन, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें तो हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपने पास तो दो तरह से होता है, एक नर्वस सिस्टम के थ्रू और दूसरा होता है हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है, ये हो गया जी। नर्वस सिस्टम में भी दो थे, एक थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट कौन कौन से थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो थे, क्रेनियन नर्व्स और दूसरी थी स्पाइनल नर्व्स। इनके बारे में पढ़ा अपन ने और इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली। बट प्लांट में तो ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब प्लांट में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता होगा, तो उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा प्लांट में यदि नर्वस सिस्टम नहीं है, हार्मोन्स वगैरह वहाँ पे ऐसे अपने जैसे हार्मोन्स हैं, वहाँ पे हार्मोन्स हैं बट वो दूसरे टाइप के हार्मोन्स की बात करेंगे अभी, बट नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, तो फिर वहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है, तो वहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो टाइप का होता है। पहले तो ये देखो, एक होता है ट्रॉपिक, एक होता है नेस्टिंग मूवमेंट। ट्रॉपिक एंड नेस्टिंग मूवमेंट, ये क्या होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, ये क्या होता है मूवमेंट इन विच इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिलेशन टू स्टिमुलाई का ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ होती है। ये कैसे होती है, जैसे कि एग्जांपल देखो जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है कि जो रूट्स होती है, रूट्स हमेशा नीचे की साइड ही ग्रो करेंगी। कभी आपने ऐसा देखा कि रूट्स ऊपर चलने लग गई, मतलब आपने सीड ऐसी यहाँ पे सीड पड़ा हुआ है सॉइल में, ये सीड पड़ा हुआ है और इसमें जो रूट्स हैं इसकी ऊपर डेवलप होने लग गई और प्लांट है जो नीचे डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, इसमें रूट में जियोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब उसकी ग्रोथ हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगी। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोला जाएगा रूट के लिए। क्यों बोला जाएगा पॉजिटिव, मतलब जब जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन में जब मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो स्टेम होगा, स्टेम स्टेम स्टेम
यानी कि जो तना वगैरह स्टेम वो ग्रो कर रहा है ऊपर की साइड, मतलब वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो स्टेम के लिए इसको बोला जाएगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जो मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिक, मूवमेंट हो रहे हैं ना यहाँ पे कुछ ना कुछ। दूसरा होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो मतलब फोटो का नाम सुनते ही लाइट याद आनी चाहिए आपको, लाइट, जैसे सनलाइट की वजह से। जैसे कि एक आपने प्लांट यहाँ पे ग्रो किया, ऊपर से एकदम कवर कर दिया, और एक डायरेक्शन में आपने ये विंडो टाइप खुली छोड़ दी, यहाँ से सनलाइट आ रही, तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि ये यहाँ पे ऐसे झुक जाता है। जो प्लांट होगा वो सनलाइट की डायरेक्शन में ऐसे झुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, मतलब यहाँ पर लाइट आ रही होगी उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। और ये होता कैसे? इसका एक प्रोसेस होता है कि इधर जिस डायरेक्शन में से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रोथ है वो एकदम से बढ़ जाती है। उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में यदि ग्रोथ बढ़ जाएगी तो प्लांट आपको इधर झुका हुआ दिखाई देगा। उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ बढ़ जाएगी, इसलिए सेल डिवीजन हायर हो जाता है, और हायर रेट से ये डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से ये आपको झुका हुआ दिखेगा। इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो यदि मैं पूछूँ कि स्टेम के लिए तो हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करती है। पर रूट के लिए क्या होता है? हमेशा रूट के होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन मूव ना करके नीचे की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन मूव करती है, इसीलिए। फिर बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर से रिलेटेड। तो वाटर से रिलेटेड मतलब जैसे कि आपने देखो एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में प्यारा सा एग्जाम्पल देखा है, ये कोई प्लांट है और आप इसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर सप्लाई कर रहे हो, पानी दे रहे हो टाइम टू टाइम, तो पानी एकदम नीचे जड़ों तक जाएगा, तो इसकी जड़ें धीरे इसी नीचे की डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, एकदम नीचे की डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। पर आप क्या करो, दूसरा प्लांट लो, उसमें पानी बिल्कुल मत दो, उसके आसपास की नीचे वाली सॉइल है उसको ड्राई रखो, बट इससे थोड़ी सी दूर यहाँ पर पानी दो, थोड़ी सी दूर इस जगह पे पानी सप्लाई करो। तो इस जगह पे अंडरग्राउंड वाटर है, तो ये क्या होती है, जो रूट्स होती हैं कुछ टाइम के बाद इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उनको यहाँ पे पानी दिख रहा है, तो पानी इधर दिखेगा तो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। इसी को बोला जाता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब पानी की डायरेक्शन में जहाँ पे पानी है उधर मूवमेंट को। फिर फोर्थ टाइप का मूवमेंट होता है थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, ये थिग्मो का मतलब होता है टच से, टच की वजह से जो ग्रोथ होती है उसको। जैसे कि कई आपने प्लांट देखे होंगे, वो किसी का सहारा ले लेके ऊपर चढ़ते जाते हैं, सहारा। इनको बेल्स जो ज़्यादातर होती हैं वो ऐसे करती हैं, वो क्या करती हैं कि उनके पास कोई भी डंडा वगैरह कुछ भी चीज़ें रखी हुई हैं तो उसके पास ऐसे लपेटना, सांप की तरह लपेटना स्टार्ट करती हैं। और ये मूवमेंट इसी को बोला जाता है थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ये होता कैसे कि जैसे कि ये प्लांट यहाँ से ग्रो हुआ, तो इसका टेंडल ने क्या किया, जो भी सपोर्ट था उसके पास, जैसे इसको पता चला कि यहाँ पे कोई सपोर्ट मिल गया, अब ये क्या करेगा, इसके अराउंड ऐसा घेरा बनाना स्टार्ट करेगा और ऊपर 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 ऐसे जाता जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह के मूवमेंट बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिक। अब इन चारों मूवमेंट में क्या कॉमन था कि इनकी वजह से कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही थी, इसीलिए इनको बोला गया था ट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरे टाइप के जो मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में उनको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। इनमें कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होती, इनकी वजह से कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होती। फिर क्या होता है सर? फिर क्या होता है सर? देखो नेस्टिंग मूवमेंट होते हैं मूवमेंट विच डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम स्टिमुलाई। अच्छा, ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अभी वाले तो डायरेक्शन में डिपेंड कर रहे थे ना। डायरेक्शन में कैसे? जिस डायरेक्शन में फोटो लाइट आ रही थी उस डायरेक्शन में बेंडिंग हो गई थी, जिस डायरेक्शन में हाइड्रो मतलब पानी मिल रहा था उस डायरेक्शन में रूट बेंड हो गई थी। पर नेस्टिंग मूवमेंट डायरेक्शन मूवमेंट नहीं होते, वो अभी देखेंगे एग्जाम्पल कैसे। जैसे कि मिमोसा, यानी कि छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है वो, समोसा नहीं, मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे आप कोई कहीं भी टच करोगे, इस प्लांट को कहीं भी टच करोगे, तो उसमें तो ये था कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलाई मिल रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। इसमें तो कहीं भी स्टिमुलाई मिलेगा, किसी भी जगह इसको टच करोगे तो इसकी पत्तियाँ बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं, ये पत्तियों को ऐसे बंद कर लेता है, मतलब ये छुई मुई का पौधा, ये पत्तियों को क्लोज कर लेगा ऐसे। तो इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं नेस्टिंग मूवमेंट। मतलब इसमें क्या हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट की जरूरत नहीं, कहीं भी टच करो और वो पत्तियां बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कोई ग्रोथ वगैरह हो रही है कि नहीं, तो मतलब ग्रोथ वगैरह का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, किसी भी डायरेक्शन में ग्रोथ का कोई रोल नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे पत्तियों ने अपने आप को बंद कर लिया। इस टाइप की मूवमेंट को बोला जाता है नेस्टिंग मूवमेंट। इस टाइप के मूवमेंट को नेस्ट मूवमेंट। अच्छा, ये होता कैसे नेस्ट मूवमेंट? यहाँ पे कोई केमिकल वगैरह का लोचा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आपने इसको टच किया तो जो वाटर है ना, वाटर के बीच में जो पानी, देखो पेड़ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पानी तो होगा इनके बीच में, तो जो वाटर लेवल को एडजस्ट करते हुए, वाटर कम ज़्यादा करते हुए ये पत्तियाँ अपने आप को बंद कर लेती हैं। वाटर बैलेंस चेंज हो जाता है यहाँ पे सेल्स में वाटर लेवल चेंज हो जाएगा तो ये पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, मतलब आपस में क्लोज आ जाती हैं। अब देखते हैं प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं कुछ। अभी जैसे ह्यूमंस में देखे थे ना अपने हार्मोन, प्लांट में भी कुछ कुछ हार्मोन होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। फर्स्ट है ऑक्सिन, ये ग्रोथ में हेल्प करता है। ये सूट टिप पे होता है, सूट समझते हो ना, सूट रूट और सूट मतलब जो अपर पार्ट है उसको सूट बोलते हैं, जो नीचे जो रहते हैं उनको रूट बोलते हैं। रूट ये रही, ये सूट है ऊपर, तो ये हेल्प करता है इनकी ग्रोथ में, ऑक्सिन।
फिर आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। किसकी ग्रोथ में, स्टेम की हेल्प में, स्टेम की हेल्प में ग्रोथ करता है। ठीक है, फिर ये दोनों में तो समझ में आया। ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों ही कैसे हार्मोन हुए, एक तरह से नहीं, हर तरह से ये हुए ग्रोथ हार्मोन ही, क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे। ये दिक्कत तो नहीं है, ऑक्सिन जिब्रेलिन की तो बात समझ में आ गई। अब कुछ और भी हार्मोन होते हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन। यह क्या प्रमोट करते हैं, सेल डिवीजन। इनकी वजह से सेल डिवीजन तेज तेज हो जाता है। फिर आता है एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब ग्रोथ को ये कम कर देता है। ग्रोथ को कम कब कर देगा, जैसे कि एब्सिसिक एसिड का क्या काम हुआ, जैसे कि यदि आपने कोई प्लांट लगाया, कहाँ पर प्लांट लगाया, किसी डेजर्ट में जाके, वहाँ पे पानी वगैरह की कमी हो गई, पानी वगैरह की कमी हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसको ग्रोथ को कौन रोक के रखता है, वो है अपना हार्मोन, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। और जिब्रेलिन और ऑक्सिन क्या कर रहे थे, ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे। और ये सूट सूट को ग्रोथ में हेल्प कर रहा था ऑक्सिन, और जिब्रेलिन जो था वो स्टेम की ग्रोथ में हेल्प कर रहा था। ऐसे साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था, और जो एब्सिसिक एसिड है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ को। समझ में आ गया। फिर आता है दूसरे टाइप का हार्मोन। अरे अरे अरे, ये क्या कर डाला तूने, क्या कर डाला। एब्सिसिक एसिड हो गया आपका। ये एब्सिसिक एसिड तो ग्रोथ को रिड्यूस करता है। बस इतने ही तरह के हार्मोन है यहाँ पे। इनहिबिटर ग्रोथ, यही हो गया बस। इथाइलिन का एक नाम सुना है क्या आपने। ये करता है राइपनिंग, राइपनिंग में हेल्प करता है। राइपनिंग मतलब फलों का पकना वगैरह के लिए एथिलीन रख दिया जाता है उनके पास में, तो ये पक जाते हैं, तो राइपनिंग में हेल्प करता है। तो मेन आपको कौन कौन से हार्मोन याद रखने हैं प्लांट्स में, एक तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये दोनों तो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ऑक्सिन तो सूट की ग्रोथ में, और जिब्रेलिन स्टेम की ग्रोथ में। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब ग्रोथ होने से रोकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, बाकी इसे क्वेश्चन आंसर तो मैं करा ही दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।